माथुर सर क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। अभी आपको पता चल गया है कि कल आप लोगों का एफएम है। एफएम का तैयारी आपका कैसा चल रहा है? आप बोले नो डाउट सर बहुत अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल है, अभी तक 2 एग्जाम हो चुके हैं, टैक्स का और फिर ऑडिट का। धीरे धीरे देखते देखते आपके एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे और हम तो एक ही बात बोलेंगे कि आप में से जितना लोग फटाफट जुड़ चुके हैं तो वो पहले लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर दीजिए। देखो, आज हम लोग एफएम के बारे में बात करेंगे तो घुमा फिरा के नहीं। हमको पता है कि कल एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो आज आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हार्डली 20 से 30 मिनट लेंगे। ठीक सुना आपने, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम आपका 20 से 30 मिनट लेंगे, 20 to 30 मिनट्स। अगर आप 20 से 30 मिनट देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में आपको अभी भी ध्यान देने से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हम। देखो, सबसे पहला लेवरेज। काफी लोगों का एक बात है कि सर एफएम तो नया है। देखिए, आपके लिए नया है, लेकिन एफएम ओल्ड सिलेबस में भी था, इसीलिए नया नहीं है, पुराना ही है। अब यहां पर कुछ बातों को आपके साथ करेंगे और वो है लेवरेज में, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखो, लेवरेज में 3 तरह के सम्स सबसे ज्यादा आते हैं। ओनर्स के बारे में अगर बात करें तो आपको जो पहला है लेवरेज निकालना, मतलब DOL, DFL और DCL, ये निकालने के लिए जनरली नहीं आता है। अब बोलेंगे सर ये किस में आता है? तो पास कोर्स में आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप खुद से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं तो सेल्स होता है। भाई, सेल्स में आप सभी को पता है कि 2 तरह के खर्च होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स। तो सबसे पहले वेरिएबल माइनस करते हैं तो ये आता है सी मींस कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में वेरिएबल माइनस कर दिए और फिक्स भी माइनस कर दिए। तो एक छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए सेल्स में दोनों एक्सपेंस अगर माइनस करेंगे, फिक्स और वेरिएबल, तो जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। बट यहां पर छोटे छोटे लोगों का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको बड़ा बड़ा सोचना है अब, क्योंकि 6 सेमेस्टर के बाद आप रियल दुनिया में जाएंगे। तो उसी तरह से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उसके लिए यह सिर्फ पी प्रॉफिट नहीं होता है। कुछ लोग इसको ई भी लिखते हैं, EBIT, प्रॉफिट को अर्निंग्स बोलते हैं। इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट आई चला जाता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है, यानी हम इसमें से टैक्स देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा, PAT। तो यहां पर हम आपसे यही बात करना चाहते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। यानी पास कोर्स से शुरू करेंगे। पास कोर्स में हमेशा सेल्स दे देगा यूनिट में, और सेल्स का पर यूनिट भी दे देगा। सेल्स का फुल अमाउंट आ जाएगा, वेरिएबल परसेंट में देगा या फिर यूनिट में दे देगा, फिक्स दे देगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफएम में हर जगह इसको हम लोग यूज करते हैं, चाहे चैप्टर कोई भी हो। इसमें अगर हम जैसे ही ये जो प्रॉफिट देख रहे हैं आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट 2 लोगों का है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और एक इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो बचा वो पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर का होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। तो यहां माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बच जाएगा वो प्रॉफिट होगा अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, PAES। जहां जहां P है
आप आराम से ई कर सकते हैं। जहां जहां पी है आप वहां पर ई कर सकते हैं। और ध्यान से देखना जो चीजों को हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हम DOL का फार्मूला देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप DOL का फार्मूला यहीं से लिख सकते हैं। देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं C डिवाइडेड बाई PBIT। DFL का होगा PBIT डिवाइडेड बाई PBT और DCL का होता है DOL और DFL। कहीं पर भी आप पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बताया होगा कि C डिवाइडेड बाई PBIT, PBIT डिवाइडेड बाई PBT, ये कट जाएगा तो C डिवाइडेड बाई PBT भी हम लोग लिखते हैं। इसका एक और भी फार्मूला होता है, हम क्यों लिख रहे हैं उसको जरा बढ़िया से समझेंगे। जो सेकेंड टाइप आते हैं जनरली ऑनर्स में आता है, वो क्या बोलेगा आपको, या तो DOL, DFL या DCL में कोई दो चीज दे देगा। इंटरेस्ट का अमाउंट दे देगा। हम सेकेंड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइप था जो कि पास कोर्स में आते हैं। सेकेंड टाइप में आपको ये स्टेटमेंट बोलेगा बनाने के लिए। आपको क्या क्या देगा, तो DOL और DFL दे देगा और इसका हेल्प लेके आपको ये स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, ये सेकेंड हुआ। यानी ऑनर्स में ज्यादा से ज्यादा यही चीज आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें थर्ड टाइप भी है। अब बोलेंगे सर थर्ड टाइप में क्या आता है, तो आइए हम यहां पर ही थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपका ज्यादा समय नहीं लेना है। तो जो थर्ड टाइप होता है वो ऑनर्स के लिए होता है, जहां पर आपको सेल्स तो देगा, वेरिएबल भी देगा, लेकिन ये जो फिक्स देख रहे हैं ये फिक्स एक्सपेंस 2 या 3 दे देगा। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 ऐसे करके। यानी जब ऐसा देगा जहां पर आप देखेंगे कि अगर सिचुएशन दिया हुआ है 1, 2, 3, तो आपको समझ जाना है कि ये ऑनर्स का ही सवाल है। और इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर्स भी देगा, जहां पर प्लान दिया रहेगा, फिनेंशियल प्लान, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, जहां पर फिनेंशियल प्लान रहेगा। ये थर्ड टाइप के आते हैं। इसके बाद भी मैंने थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अलग अलग बताएं कि किस ईयर का कर लेने से आप आराम से कर पाएंगे। तो ये आपने देखा कि लेवरेज में कुछ सवाल हैं जो कि लाजवाब हैं, बार बार आए हैं। जो भी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उसको हम स्पेशली बोलेंगे कि 2016 का नोट डाउन करिए, 2016 का जरूर से करके जाइएगा, क्योंकि 2016 का अगर आप कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं हम ऑनर्स के लिए 2016 एक बार देख के जाना। सम्स इजी है, बट वहां पर डिप्रिसिएशन एज पर बुक और एज पर इनकम टैक्स रूल दिया है, इसीलिए सम्स में जान आ गया है। साथ ही साथ हम एक बात और भी बोलेंगे कि जितने भी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं वो 2006 का भी सवाल करके जाइएगा। आप बोलेंगे सर इतना पुराना, भाई मेरे बुक में तो है और मैंने अपने यहां पर भी पढ़ाया है। तो उम्मीद करते हैं कि लेवरेज में अगर आप ये जानते हैं स्टेटमेंट, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट हम लोग DOL, DFL, DSCL निकाल सकते हैं। और फिर सेकेंड टाइप में DOL, DFL देगा और आपको ये स्टेटमेंट बोलेगा तैयार करने के लिए। थर्ड टाइप में सिचुएशन और कैपिटल स्ट्रक्चर्स देगा, जो कि पहला टाइप से ही होता है, लेकिन ये सेकेंड और थर्ड टाइप ज्यादा से ज्यादा ऑनर्स में आता है, पास कोर्स में ये आता है। और ये ऑनर्स के लिए 2 क्वेश्चंस मैंने बता रहा हूं, अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हैं तो इसको जरूर से रिवीजन जरूर से कीजिए। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चीजों को भी आगे ले जाते हैं। यहां तक अगर हो गया है तो मैं इसे मिटा दूंगा,
आप एक काम कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, ये था लेवरेज का बात। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि आपका हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, आप एक दिन पहले जी जान लगा देते हैं, जो कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन इस दिन आप जरूर लगाते हैं, ताकि आप किसी तरह से सेव हो जाइए, यानी आपका सप्ली नहीं हो। इसीलिए हम आज के दिन में आके आपका 3-4 घंटा नहीं लेंगे, और 3-4 घंटा आपको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी लोग, जो भी टीचर लाइव करते हैं एग्जाम के पहले, वो आपका समय ही खराब करते हैं। वहां से आपको कुछ हेल्प नहीं होता है, ये बात पूरा दिमाग में रख दीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल समय चाहता है। अब आइए कुछ यहां पर एक से बात कर लेते हैं। एग्जाम के बाद आपको कुछ ना कुछ करना होगा। 6 सेमेस्टर में आप रियल लाइफ में जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं जनरल कंपटीशन, रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, कुछ भी, तो हम आपके एग्जाम खत्म होने के बाद 28 जून संडे से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया बैच। साल में एक ही बैच होता है, बहुत ही नॉमिनल फीस, और वीकडेज में नहीं, वीकेंड में हम करेंगे क्लास। जो 2 नंबर दिख रहा है, आप बोलेंगे कहां दिख रहा है? अरे भाई ठीक है, पुराना कोई वीडियो खोलिए ना, उसमें 2 नंबर दिखेगा, वहां से आप कॉल कीजिएगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर हम तो जनरल कंपटीशन नहीं करेंगे, हम तो एमबीए करने वाले हैं। तो आप एमबीए चाहे जहां से भी कीजिए, ये आप डिसाइड कीजिए कहां से करेंगे। एडमिशन हम दिला देंगे, और आपको फीस में 50,000 तक का स्कॉलरशिप भी दिला देंगे। चलिए, जो बोलना था वो भी हमने बोल दिया। अब आइए दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, फटाफट देखेंगे। हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, और यहां तक अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड। आपने देखा कि लेवरेज में क्या होता है, नहीं होता है। घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी सवाल आते हैं। आप अभी भी बोल रहे हैं, फिक्स कॉस्ट में जो सिचुएशन और फिनेंशियल प्लान वाले सम्स हैं, उसको करके जाइएगा, कहीं से आपको दुख नहीं मिलेगा। अब हम लोग आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारा मार्क्स भी देता है। अब अगर सर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो तो बात पता चला, लेकिन सर मार्क्स क्यों ज्यादा देता है? क्योंकि इसमें कॉस्ट मांगा जाता है। जब भी हम लोग कैपिटल यूज करते हैं, चाहे आप अपना ही कैपिटल क्यों नहीं यूज कीजिए, उसके कॉस्ट होते हैं ना। अब मतलब सर, भाई अगर वो कैपिटल जो आपके पास पूंजी है, अगर बैंक में जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी वो रिटर्न है आपका, वही कॉस्ट है। क्योंकि आप अपने कैपिटल का कोई कॉस्ट नहीं समझते हैं, बट कॉस्ट कैसे निकालेंगे वही चीज यहां पर सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट का मतलब डिवेंचर यानी लोन। इसमें जब आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोलेगा निकालने के लिए, या डिवेंचर या लोन बोलेगा, तो 2 चीज का ध्यान देना है। देखो, जब भी हम लोग कोई डिवेंचर इश्यू करते हैं, लोन लेते हैं, तो कब रीपेमेंट करेंगे? रीपेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रीपेमेंट पीरियड दिया हुआ है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, तब देखो उसका फॉर्मूला अलग होता है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट को केडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपका रीपेमेंट का डेट नहीं दिया हुआ है, तो होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, और यहां पर नेट प्रोफिट्स ऑफ डेप्ट। लेकिन यहां पर होता है A प्लस B डिवाइडेड बाई C। ठीक सुना आपने? इस चैप्टर में काफी लोग का कंफ्यूजन होता है, और काफी लोग इस चैप्टर को छोड़ देना चाहते हैं। चाहे आप मेरा स्टूडेंट हैं या नहीं है, अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो हम आपको बोलेंगे कि आप माथुर सर क्लासेस में प्ले लिस्ट में जाइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लीजिए, आप कल आराम से सवाल बना के आएंगे, ये मेरा गारंटी है।
तो देखिए हम यहां पर क्या बोलना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर रीपेमेंट पीरियड नहीं दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट्स। लेकिन अगर रीपेमेंट पीरियड दिया हुआ है तो ए, बी और सी का फॉर्मूला होता है और वो अलग अलग निकाल के आप केडी में बिठा देंगे तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका आ जाएगा। ए इक्वल टू जो होता है ये यही होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, यानी ये वाला ऊपर नेट प्रॉफिट्स में। बी इक्वल टू होता है डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इशू एक्सपेंस माइनस प्रीमियम ऑन इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। मैंने अभी क्या बताया, ए इक्वल टू यहां पर होगा इंटरेस्ट। अब बोले सर इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कल आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये छोटी छोटी बात तो आप पूछेंगे नहीं। डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज रहता है वो इंटरेस्ट को डिनोट करता है। 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट दिया रहता है, ये बात याद रखेंगे, टैक्स रेट जरूर दिया रहता है तो टैक्स रेट को आप कंसीडर करना। और यहां पर एक बात जरूर से ध्यान रखना कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स को ही लेना है। ये टैक्स का मतलब हो गया कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स, ये बात ध्यान रखेंगे। यहां डिस्काउंट ऑन इशू, जब आप कोई भी डिवेंचर इशू करते हैं तो डिस्काउंट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जितना परसेंट प्रीमियम है, और हमेशा एक बात का याद रखेंगे, अमाउंट पे कभी कैलकुलेशन मत करना। मैंने क्या बोला, डिवेंचर का जो अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेशन कभी मत करना, आप हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर करना जो कि 100 होता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो लेट करके बनाइएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चाहे पूरा अमाउंट लेकर बनाएंगे तब बड़ा बड़ा अमाउंट आता है, कैलकुलेटर में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन अगर 100 मान के बनाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। इशू एक्सपेंस दिया रहेगा, प्रीमियम ऑन इशू, अगर आप डिवेंचर प्रीमियम इशू करिए तो जितना परसेंट 10 तो 10 रुपया लिखेगा, 12 तो 12 रुपया लिखेगा। नंबर ऑफ ईयर, कितने साल में आप रिपेमेंट कर रहे हैं। और यहां पर सी इक्वल टू आई प्लस, आई का मतलब हो गया इशू प्राइस, आरपी मतलब रिडम्पशन प्राइस डिवाइड बाई 2, आई का मतलब हो गया आईपी नेट प्रॉफिट्स, इशू प्राइस। जैसे 100 रुपये का एक डिवेंचर था, 10 रुपया डिस्काउंट में कर रहे हैं तो 10 रुपया ये डिस्काउंट चला गया, और 2 रुपया मान लीजिए एक्सपेंस है तो 12 रुपया चला गया, तो मेरा इशू प्राइस आएगा 88, कंपनी के पास 88 रुपीस आया। लेकिन आरपी रिडम्पशन प्राइस कैसे निकलता है, मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर है, 10 रुपया प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो आरपी आएगा 110 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो अभी आप एक एक चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, एक एक बात को समझिए, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम आपको इतना कम समय में बताना चाह रहे हैं। ये सारे बेसिक चीज है, और जब भी आपका आता है तो यही आता है। आप बोलेंगे सर अगर हार्ड कर दिया तो क्या करेगा हार्ड करके, सो बताइए कहां फंसता है स्टूडेंट जानते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं कहां फंसता है। ये जो है ना, इशू एक्सपेंस बोल दिया 2%, कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू के ऊपर लेंगे, मतलब 100 के ऊपर लेंगे। अगर बोल दिया 2% ऑन प्रोफिट्स, तो प्रॉफिट्स जितना आया का मतलब 100 का अगर डिवेंचर है, 10 रुपया प्रीमियम है तो 110, अगर 2 रुपया आपने दे दिया एक्सपेंस तो 108 के ऊपर 2% लेंगे। यहां पर ही लोग गलती करते हैं, यह चीज का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, जो आप देख रहे हैं केडी, जो दूसरा आता है केपी आता है, वहां पर भी जो इंटरेस्ट है वहां पर खाली डिविडेंड हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। इंटरेस्ट रिप्लेस बाय डिविडेंड। टैक्स का मतलब हो गया, यहां पर एक नोट लिखे, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टैक्स विल बी टेकन फॉर कैलकुलेशन। डिविडेंड टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लेते। इनकम टैक्स हमेशा याद रखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स कब लेंगे, जब आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट कर रहे हैं। लेकिन
डिविडेंड टैक्स हम लोग कब लेंगे? जब प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहां जहां टैक्स है वहां डिविडेंड टैक्स हो जाएगा, और ये A प्लस B प्लस C सेम रहेगा। यानी आपने क्या देखा, यहां पर भी दो, पहला अगर रीपेमेंट का पीरियड नहीं दिया हुआ है तो यह जो आपने देखा केपी इंटरेस्ट हो जाएगा, डिविडेंड 1 प्लस टैक्स ही रहेगा, और यहां नेट प्रॉफिट्स ही रहेगा। और मान लीजिए अगर रीपेमेंट दे दिया कि 5 साल या 10 साल बाद करेंगे, तो केपी इजिकल टू हो जाएगा A प्लस B डिवाइड बाई C। और इसमें एक इक्विटी का भी होता है, तो इक्विटी का भी हम आपको लिखा दे रहे हैं और आप जानते भी होंगे, इसीलिए बहुत बड़ा बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बोल दे तो पहले सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ने के बाद देखो कि उसमें क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है का मतलब है कि रीपेमेंट पीरियड दिया हुआ है या रीपेमेंट पीरियड नहीं दिया हुआ है, दोनों के लिए। अब आप ऑनर्स के हैं तो रीपेमेंट पीरियड तो जरूर देगा। जब रीपेमेंट पीरियड देगा तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B डिवाइड बाई C। A की जगह क्या लिखेंगे, B की जगह क्या लिखेंगे, C की जगह क्या लिखेंगे, ये आप देख लीजिए। हाँ, जो लेट से ज्वाइन किए हैं लाइव, पहले लाइक कर दो यार। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट वीडियो का रीच हो जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। आइए, अब हमने यहां पर देखा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओनर्स में आप बोलेंगे सर ये 3 आता है, नहीं, एवरेज वेटेड आता है, यानी ये तीनों आपको जानना पड़ेगा। अभी हम ईयर भी लिखा देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पहले अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद सीधा पहुंचेंगे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का बारे में बात करेंगे हम लोग तुरंत, और वहां पर भी आप देखेंगे कुछ खास नहीं है। देखो बॉस, बात ऐसा है ना कि एफएम में जान नहीं है। एफएम बहुत ही इजी है, और इसमें भर भर के एक चीज आता है जिसका नाम है थ्योरी। इसीलिए आप याद रखेंगे 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल आएगा। ये अगर आपके दिमाग में घुस गया है तो आप अच्छा करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिकल या थ्योरी सोच के मत जाइए, दोनों तरफ बैलेंस कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा नंबर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है वह है डिविडेंड पर शेयर, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, ये निकालना है, प्लस ग्रोथ रेट। एक तो ये हुआ, यानी शेयर का वैल्यू दिया रहेगा बट मार्केट वैल्यू भी दिया रहेगा। इक्विटी का तो दो वैल्यू होता है ना, एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू नहीं दिया इक्विटी का तो 10 मानिएगा, लेकिन इन केस ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस आप फेस वैल्यू हमेशा 100 मानिए। बाकी खाने में कुछ खास नहीं है, इसको फटाफट कर लीजिएगा। कभी कभी आपको प्राइस पर शेयर जो मांगता है तो डिविडेंड तो आपको दिया ही रहेगा, या तो परसेंट में या हर एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना है। यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले निकालना पड़ेगा, उसको यहां डालना पड़ेगा, और यहां पर ग्रोथ रेट एंटीसिपेटेड, मतलब जो ग्रोथ रेट दिया रहेगा उसका उल्टा करके लिखना है। ये तो आप जानते ही होंगे। ईयर का जो सवाल है ना, इसमें वो कौन कौन सा देखना है आपको, मैं आपको थोड़ा बता दूं। डिवेंचर में 2012 देख लीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर में 9 का देख लीजिएगा। बोलेंगे सर बहुत पुराना बताते हैं, भाई वही रिपीट होता है। अगर आप वो कर लेते हैं तो बार बार यही रिपीट होता है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं इक्विटी का, तो मैं इक्विटी का भी बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है 2010
एंड 2012। ये करने के बाद मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू, वेटेड एवरेज भी आता है, वेटेड एवरेज, ये ऑनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप 2009 और 2011 करके जाइएगा। आप बोलेंगे सर 9 के जगह और कुछ नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। मैंने कहां बोला कि नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। रिपीट हुआ है, मतलब अगर आप उसको कर लेते हैं तो वहीं से 2025 तक रिपीट हुआ है, तो 26 में तो आपका आएगा ही आएगा। ये था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता है जो खास नहीं है, जल्दी से सवाल नहीं आते हैं, बट वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम थोड़ा आपको यहां पर फोकस कर देते हैं। इसको आप जरा सा कर लीजिए ताकि यहां पर संग संग आपको कुछ फोकस किया जाए। एग्जाम के एक दिन पहले टीचर का काम मेरे हिसाब से यह होना चाहिए कि आपको सिर्फ मोटिवेट करना है कि आप जितना किए हैं वो इनफ है, उसको देख के जाओ। बट होता क्या है कि 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आपका समय बर्बाद हो जाता है। हम वो करने के लिए नहीं आए हैं। देखो, अगला जो है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 2 सम्स आपके आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए, हर एक चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। बोलिए क्यों? क्योंकि लिमिटेड चैप्टर है। डिविडेंड पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल आएगा और करके। और हम इसके पहले 2 चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं, लेवरेज और दूसरा है कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, अब जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, एक छोटा क्वेश्चन आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम को अगर आप वैल्यू देते हैं तो मनी आपके पास आता है, ये तो आप जानते हैं। इसी को सोर्सेस ऑफ फिनांस भी बोलता है। कल के एग्जाम के लिए आप बहुत ज्यादा टेंशन लेके मत जाइए। आपको क्या क्या करना है, कुछ चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए, देखेंगे आप औरों से बेहतर करेंगे। पहला जो बोलने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम मैनेजमेंट। कल एफएम में आपके सवाल छूट सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी पेपर होगा, तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, पहला। दूसरा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आएगा। फिफ्टी 50 आएगा। इसीलिए अगर आप थ्योरी को थोड़ा देख लीजिए, प्रैक्टिकल आप बहुत किए हो, तो पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को देखिए। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, यानी अटेम्प्ट करना है सारे ही क्वेश्चंस। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ये सेव कर देता है। एग्जामिनर चाहता है कि हम आपको पास करवा दें, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखे हुए रहते हैं तो एग्जामिनर कहां से पास कराएगा। फोर्थ, जो कोई नहीं बोलेगा वो माथुर सर आपको बोल रहा है। हमेशा सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। अब सर मतलब भाव ग्रुप ए का आता है ना, ग्रुप बी आता है ना, ग्रुप सी आता है,
तो ग्रुप ए बी सी अच्छे से लिखिए। जैसे ग्रुप ए आप लिख रहे हैं तो ग्रुप ए पहले अच्छे से लिखिए, फिर यहां पर मार्जिन देके क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, यानी आंसर नंबर। मैंने क्या बोला, ये फोर्थ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले ये कॉपी में आप मार्जिन दीजिए। मार्जिन देने के बाद अगर आप ग्रुप ए लिख रहे हैं तो ग्रुप ए अच्छे से लिखिए ताकि एग्जामिनर को दिखे। और अगर आप आंसर 1 लिख रहे हैं तो आंसर 1 लिखिए और फिर लिखिए, यानी ग्रुप और आंसर अच्छे से मेंशन करना है। अगर आप ये कल के लिए 4 चीज का ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिकल में आपको कोई हिला नहीं सकता है। फिर से बोल देते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कल का पेपर बहुत लेंदी होने वाला है, इसीलिए टाइम के ऊपर फोकस करिए। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आएगा, तो दोनों के ऊपर इक्वल वेटेज देना है। क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करना है। आप लोग सब नहीं जानेंगे तो वहां पर और करके थ्योरी रहेगा, उसको लिखिए, बट लिखिए। और फोर्थ नंबर मार्जिन देके ग्रुप और क्वेश्चन नंबर को अच्छे से आपको मेंशन करना है। तो उम्मीद करते हैं हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लिए, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। आपका एग्जाम है आईएफएस का, उसमें जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दें, एग्जाम के बाद आपको कुछ ना कुछ तो करना है। आप या तो कंप्यूटर कीजिए या एमबीए कीजिए, या फिर एक लास्ट और बता देते हैं, काफी लोग आईसीए से जाके वहां पर अकाउंटिंग का, जीएसटी का अच्छे से सीख के वहीं से वो लोग प्लेसमेंट देता है, ये करते हैं। तो यहां पर भी अगर आप जाते हैं तो यहां पर भी आप जाके पता कीजिएगा, जो भी फीस होगा वहां से 5000 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा नाम लेंगे तो। हम आपके फायदे के बारे में बात कर रहे हैं। अब या तो अगर आप कंपटीशन के शौकीन हैं, रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, एसएससी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तो भाई आप जो नया बेस शुरू कर रहे हैं, 28 जून आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, संडे का दिन रहेगा, बहुत ही नॉमिनल फीस में सारा स्टडी मटेरियल हम देंगे। एमबीए अगर आप शौकीन हैं तो भाई अगर एमबीए करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर कहीं पर भी आप डिसाइड कीजिए कि कहां आप एडमिशन लेंगे, हम आपको स्कॉलरशिप का अरेंज कर देंगे अप टू 50,000। आप ये दोनों नहीं करना चाहते हैं, छोटे मोटे में जाना चाहते हैं, तो अगर आप आईसीए, काफी लोग जाता है, तो आईसीए से अगर कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर भी मेरा नाम लेने से आपको 5000 का छूट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, जहां पर आपका समय बहुत कम लेंगे, लेकिन एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक एक बातों पर ध्यान देते हैं तो अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।